गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में समझाया जाएगा। आप सभी लोग बहुत ध्यान से समझें। यूनिफिकेशन इटली का एकीकरण किस तरह से हुआ था, क्या क्या उसमें कंडीशंस थी, किस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ इटली पॉसिबल हो पाया, देखेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है इटली यूनिफाइड, इटली का एकीकरण। लाइक जर्मनी द स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन एग्जिस्ट इन इटली। जर्मनी की तरह इटली में भी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन जो है एग्जिस्ट करने लगा था। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का मतलब है राजनीतिक स्थायित्व वहाँ पर आने लगा था। बट इटली वॉज डिप्रेस्ड इन मैनी डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग। इटली भी वहाँ पर बहुत सारे जो राजवंशों ने शासन किया था उनसे बहुत ज़्यादा त्रस्त था। ओके, in the middle of 19th century Italy was divided into 7 states। 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली 7 भागों में बट गया था। विच ओनली वन सार्डिनिया पीडमोंट। सार्डिनिया पीडमोंट में विभाजन हुआ वाज दी गवर्नेंस ऑफ एन इटालियन रॉयल हाउस। जो सार्डिनिया पीडमोंट था उसका जो शासन व्यवस्था चलाई जाती थी वो इटली के एक रॉयल हाउस के द्वारा चलाई जाती थी। नॉर्दर्न पार्ट वाज अंडर द रूल ऑफ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। और इटली का जो उत्तरी भाग था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के माध्यम से शासित किया जाता था। द सेंटर वाज रूल्ड बाय पोप। जो इटली का जो केंद्रीय भाग था वो रूल किया जाता था पोप के माध्यम से। द सदर्न रीजन वाज अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बर्बन किंग ऑफ स्पेन। और जो सदर्न पार्ट था इटली का, जो दक्षिणी भाग था इटली का, वो बर्बन किंग था स्पेन का, उसके द्वारा शासित किया जाता था। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फ्रॉम and so far its various regional and local forms were in existence। जो इटली की जो भाषा थी वो कॉमन पीपल ने एक्सेप्ट नहीं की। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? इसका मतलब वेरियस सो फार इतना जल्दी से इटालियन लैंग्वेज का जो प्रचार प्रसार था वो नहीं हो पाया। सो फार इतनी जल्दी इट्स वेरियस रीजनल एंड लोकल फॉर्म्स वर इन दी एग्जिस्टेंस। और जो लोकल फॉर्म्स थी लैंग्वेजेस की, जो डायलेक्ट्स फॉर्म थी वो एग्जिस्ट करने लगी। अब हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली फॉर दी इंटीग्रेशन ऑफ इटली। इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को संगठित करना या एक करना या जोड़ना। देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली में किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया था। मैजिनी, गैरिबाल्डी, कावूर, विक्टर इमैनुअल ट्राइड टायरलेस एफर्ट्स, यानी कि इन्होंने अथक प्रयास किए इटली को एकीकरण करने में। डियर स्टूडेंट्स, ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पर एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का डेफिनेटली हर बार कहीं ना कहीं से आता है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। ओके स्टूडेंट्स, इन इटली मैजिनी एज ए मैसेंजर ऑफ इटालियन यूनिटी। मैजिनी जो था वो एक इटली का एक मैसेंजर को कहते हैं क्या, संदेशवाहक था। गैरिबाल्डी दी ऑर्गेनाइजर द इटालियन आर्मी। गैरिबाल्डी ने क्या काम किया? इटली के अंदर आर्मी को ऑर्गेनाइज किया, संगठित किया, सेना को संगठित किया। कावूर एज ए स्किल्ड पॉलिटिशियन। कावूर एक बेहतरीन स्तर का पॉलिटिशियन था, राजनीतिज्ञ था। एंड विक्टर इमैनुअल दी डायनेस्टी मेकर आर एक्नॉलेज्ड। और ये विक्टर इमैनुअल जो था वो डायनेस्टी मेकर था, वो राजवंश, एक अच्छे राजवंश से ताल्लुक़ रखता था। द इंटीग्रेशन ऑफ इटली वाज दी रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस। बहुत लंबे अथक प्रयास के बाद में इटली का एकीकरण हो पाया। विच कैन बी अंडरस्टूड अंडर द फॉलोइंग स्टेप्स। इस इटली के एकीकरण को विभिन्न चरणों में हम समझ सकते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, अकॉर्डिंग टू वियना कांग्रेस सेशनल डिसीजन इटली बिकेम द जोग्राफिकल यूनिट ऑफ यूरोप। यानी कि अकॉर्डिंग टू वियना कांग्रेस के अनुसार इटली एक भौगोलिक क्षेत्र में एक एकीकृत इकाई बन गया। उसके बाद में
The people of Italy's small states were interested in their unity and integrity, फुल ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स। अब यूनिफिकेशन इटली का होने के साथ साथ अब लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाओं का जन्म होने लगा। बट डेस्पोटिक रूलर्स, यहाँ ध्यान रखें डेस्पोटिक का मतलब क्या होता है। डेस्पोटिक का मतलब होता है निरंकुश। निरंकुश का मतलब होता है जिस पर किसी का शासन, जिस पर किसी का अंकुश ना हो, वह शासक जिस पर किसी का अंकुश ना हो। ठीक है। डेस्पोटिक रूलर्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ इटली वर नॉट रेडी टू अबंडन देयर पावर, यानी कि इटली के जो निरंकुश शासक थे वो अपनी सत्ता को छोड़ने को तैयार नहीं थे। सो द पैट्रियट्स ऑफ इटली स्टार्टेड ए मूवमेंट, इसलिए इटली के पैट्रियोट का मतलब होता है जो इटली के देशभक्त थे, उन्होंने एक राष्ट्रीय आंदोलन एकत्रित करना शुरू कर दिया या एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाना शुरू कर दिया। मेंबर ऑफ कार्बोनी ऑर्गेनाइजेशन मेड मैनी अटेम्प्ट्स इन दिस डायरेक्शन बट दे कुड नॉट गेट सक्सेस। कार्बोनरी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने भी बहुत सारे प्रयास किए इस दिशा में, परंतु उनके ये प्रयास असफल रहे। 1848 में पैट्रियोट मैज़नी मेड हिज टायरलेस एफर्ट्स टू मेक नेपल्स एंड सिसिली rebellion as successful as possible, but he could not get success to achieve his goals। मैज़नी जो देशभक्त था उसने एक अथक प्रयास किया, नेपल्स और सिसिली में विद्रोह किया और वह विद्रोह सफल नहीं हो सका और ये विद्रोह अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सका। अब देखेंगे सेकंड स्टेप में क्या है। इन हिज फेस गैरिबाल्डी एंड कावूर मेड देयर टायरलेस एफर्ट्स। इस फेस में गैरिबाल्डी और कावूर ने अथक प्रयास किए इटली को एकीकरण करने के लिए। कावूर वाज ए ग्रेट पैट्रियोट, कावूर एक महान देशभक्त था। रिगार्डिंग हिज वर्क ग्रांट एंड टेम्परली हैज़ रिटन, उन्होंने लिखा अपनी उसमें वन ऑफ हिज फर्स्ट टास्क वाज टू डिस्ट्रॉय मिशनरीज़, और उन्होंने जो मिशनरीज़ हैं उनको नष्ट करने का प्रयास किया। इन दिस सीन दैट दी लिबरल का मतलब होता उदार, लिबरल वर्ड वाज यूज्ड एट दैट टाइम, उन्होंने उस समय लिबरल शब्दों का, उदार शब्दों का प्रयोग किया। इन दैट सीन ही वाज मॉडरेट एंड हिज लिबरलिज्म वाज नेचुरल, उनका जो ये उदारवाद था वो कैसा था, प्राकृतिक था। बट मोस्ट ऑफ हिज अटेंशन वाज लेफ्ट इन इटलीज नेशन, इससे उनका जो इटली का जो अटेंशन था, जो ध्यान था, वो भटकने लगा या हटने लगा। द डिफरेंस इन द पॉलिसी फ्रॉम अदर पीपल वाज इन दिस डायरेक्शन दैट ही बिलीव्ड इन रियलिटी एंड दैट ही हैड रियल नॉलेज ऑफ द प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़। जो सामान्य तौर पर जो कठिनाइयाँ आ रही थी लोगों को, उसके बारे में वो लोगों को शेयर करने लगे। अब देखते हैं अगला, इन गवर्नेंस, जो उन्हें कठिनाई आने लगी शासन करने में। ही न्यू, वह जानता था कि इटली एलोन कुड नेवर गेट इंडिपेंडेंस बाय एंथुजियाज्म, इस साहस से या इस जोर शोर से इटली स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता। ही स्टार्ट्स सर्चिंग फॉर हिज फ्रेंड्स एंड अडॉप्टेड ऑल द मेजर्स ऑफ डिप्लोमेसी, और गैरिबाल्डी ने अपने दोस्तों को ढूंढना यानी कि एक समूह बनाना शुरू कर दिया जिसमें उसने डिप्लोमेट्स को एकत्र करना शुरू कर दिया। ड्यू टू इट्स फंक्शनिंग ही हैड टू फेस बिटरनेस एंड हॉस्टाइलिटी, उसने इन सब कार्यों को करने में बड़ा ही उसका कड़वा अनुभव रहा। मैज़नी ऑल्सो डाउटेड ऑन कावूर, मैज़नी कावूर पर शक भी करता था और उसे एंड कॉल्ड हिम द मिनिस्टर फ्रीइंग द पीपल हु ओनली गेव एडवाइस टू हिज मास्टर, वो कहता था केवल वो लोगों को क्या करता है, केवल लोगों को सलाह देता है। हाउ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली कुड बी स्टॉप्ड, कि किस तरह से इटली के एकीकरण को रोका जा सकता है। यहाँ पर एक तरह से इटली और कावूर में एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। बट कावूर सॉल्व्ड ऑल हिज प्रॉब्लम्स विद हिज ब्रेन,
परंतु काबूर ने अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से सभी समस्याओं को हल कर दिया। ही मेड सार्डिनिया एंड पीडमॉन्ट हाईली एंडोव्ड एंड पावरफुल बाय हिज रिफॉर्म्स। उसने अपने सुधारों से सार्डिनिया और पीडमॉन्ट को हाईली मतलब बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया। काबूर गेंड द सिंपैथी ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस बाय पार्टिसिपेटिंग इन द बैटल ऑफ क्रीमिया। काबूर ने इंग्लैंड और फ्रांस की सहानुभूति प्राप्त कर ली क्रीमिया के युद्ध में लड़ने के लिए। एंड ही साइंड एन एग्रीमेंट, और उसने एक एग्रीमेंट को, एक सहमति पत्र, एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। प्लॉम्बरीज विद नेपोलियन थर्ड, जो संधि हुई थी वो हुई थी ये 20 जुलाई 1858 को। अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट में क्या क्या बातें थीं? फ्रांस विल प्रोवाइड मिलिट्री एग्जिस्टेंस टू सार्डिनिया टू एक्सट्रैक्ट ऑस्ट्रेलिया लेबार्डी एंड फ्रॉम वेंजिया। फ्रांस सार्डिनिया को एक सैन्य सुविधा उपलब्ध कराएगा। एक्सट्रैक्ट जो कहाँ से निकाली जाएगी? ऑस्ट्रिया लेबार्डी एंड फ्रॉम वेनेजिया, जो कहाँ से होती हुई जाएगी? ऑस्ट्रिया लेबार्डी से वेनेजिया आएगी। इन रिटर्न सार्डिनिया विल गिव द स्टेट्स ऑफ नीस एंड सेवाई टू फ्रांस। और वो वापसी कहाँ से जाएगी? सार्डिनिया विल गिव द स्टेट्स, सार्डिनिया उसको नीस, एक जो उसके भतीजों को क्या देगा? एक फ्रांस का एक छोटा सा हिस्सा देगा। राइट्स ऑफ रोमन्स पोप विल बी सेफ। इससे क्या होगा? रोम का जो पोप था वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट काबूर वेज्ड ए वार अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। इसके अनुसार, इस एग्रीमेंट के अनुसार काबूर ने क्या कर दिया? उसने ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ाई करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रिया बट इन द मिडिल ऑफ द वार, परंतु इस युद्ध के मध्य में नेपोलियन थर्ड मेड ए ट्रीटी विल्फ्रिंका विद ऑस्ट्रिया। नेपोलियन थर्ड ऑस्ट्रिया के साथ में विल्फ्रिंका संधि करता है। कॉन्स्टेंटली विक्टर इमैनुअल सेकेंड हैड टू मेक ए ट्रीटी ऑफ ज्यूरिक विद ऑस्ट्रिया। और विक्टर इमैनुअल सेकेंड जो है वो ज्यूरिक के साथ में एक संधि करता है। थर्ड स्टेप, इन दिस स्टेप मैजनी एंड गैरिबाल्डी डिड इम्पोर्टेंट वर्क फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ इटली। मैजनी और गैरिबाल्डी ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए इटली के एकीकरण के लिए। बाय टेकिंग एडवांटेज, थर्ड स्टेप, इन दिस स्टेप मैजनी एंड गैरिबाल्डी डिड इम्पोर्टेंट वर्क फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ इटली। गैरिबाल्डी और मैजनी और गैरिबाल्डी ने भी महत्वपूर्ण कार्य किए इटली के एकीकरण को लेकर के। बाय टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ द रेबिलियन सिसिली एंड गैरिबाल्डी टुक कंट्रोल ऑफ सिसिली। गैरिबाल्डी ने सिसिली पर कंट्रोल कर लिया। एंड नेपल्स एंड प्लान्ड टू इन्वेड रोम, और नेपल्स ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। एंड वेनेजिया, और वेनेजिया पर। एट द सेम टाइम, उसी समय, द पोप टुक कंट्रोल ओवर एम्ब्रिया एंड मॉर्गेजेस एंड डिड नेपोलियन इन हिज फेवर, और उसने नेपोलियन को अपने फेवर में कर लिया। लेटर गैरिबाल्डी प्रोवाइडेड नेपल्स एंड सिसिली टू द किंग ऑफ सार्डिनिया फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ इटली। और सिसिली का जो राजा था सार्डिनिया ने मिलकर के इटली के एकीकरण में योगदान दिया। एट द सेम टाइम, उसी समय, स्टेट ऑफ पार्मा, मोडेना एंड तक्सनी ऑफ सेंट्रल इटली वर एडिड इनटू सार्डिनिया। ये सब लोग जो मिलकर के इटली के साथ आ गए। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये मैप है, मैप को भी अब थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ओके, फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप है हमारा ये। नाउ ओनली वेनेजिया एंड रोम हैड लेफ्ट टू एनेक्स इनटू इटली। अब वियना और रोम ने भी इटली का साथ छोड़ दिया। इन 1866 वार ब्रोक आउट बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया, और 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के मध्य युद्ध हुआ। टेकिंग, इस युद्ध का विक्टर ने फ़ायदा उठाते हुए वेनेजिया इन हिज एम्पायर,
वेनेजिया को अपने एम्पायर में मिला लिया। फाइनली विक्टर टुक ओवर दी रोम, अंत में विक्टर ने रोम के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। दस ऑन 20 सितंबर 1817 दी नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ इटली वाज कंप्लीटेड। इसलिए 20 सितंबर 1817 को इटली का राष्ट्रीय एकीकरण पूरा हुआ।